सेंटर की एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं जैसे कि प्रीक्लैम्सिया, उससे रिलेटेड पढ़ेंगे। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड, उसकी नॉर्मल इंसर्शन, उसके अलावा उसकी नॉर्मल इंसर्शन कहाँ होती है, ठीक है, उसके कंटेंट्स वगैरह, इस सब के बारे में आज जो है हम लोग का जो है लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। At the end of the lecture, you will be able to understand, first of all, what is preeclampsia, what are its causes, what are its important features and of preeclampsia, and उसके बाद next जो है appearance of maternal and fetal surfaces of placenta after birth, ठीक है। after birth आप लोग कैसे recognize करोगे what is the maternal and which one is the fetal surface of placenta and what will you see on हाँ that, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जी आप लोग उसमें है प्लेसेंटल एब्नॉर्मेलिटीज। प्लेसेंटा नॉर्मल कहाँ पे अटैच होता है, इसके अलावा एब्नॉर्मल एडहेरेंस जो होगी प्लेसेंटा की, तो उसकी वजह से कुछ एब्नॉर्मेलिटीज आएंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड, उसके कंटेंट्स एंड एब्नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं इस लेक्चर में आप हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रीक्लैम्सिया? प्रीक्लैम्सिया बेटा कहते हैं बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इज ए सीरियस डिसऑर्डर या फिर आप कह सकते हो सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती है। और बेसिकली इट इज ए हाई ब्लड प्रेशर दैट मे अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो ब्लड प्रेशर अगर हाई होगा, यूजुअली कब होगा, आफ्टर दी 20th वीक ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। 20th वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, अगर उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर होगा तो this can lead to preeclampsia, okay? So preeclampsia basically is a pregnancy complication. इसको हम complication के तौर पर लेते हैं, characterized by high blood pressure। और इसमें क्या होता है, एंड साइंस ऑफ डैमेज टू अनदर ऑर्गन सिस्टम्स, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर है तो आप लोगों को पता है कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अदर ऑर्गन सिस्टम्स भी इफेक्ट हो सकते हैं, मोस्ट ऑफन लाइक लिवर एंड किडनीज वगैरह, ठीक है। सो प्रीक्लैम्सिया जैसे मैंने आप लोगों को बताया यूजुअली बिगिंस आफ्टर 20th वीक्स ऑफ गेस्टेशन इन वुमेन्स whose blood pressure had been normal, ठीक है। उन वुमेन्स में होता है जिनका ब्लड प्रेशर पहले से नॉर्मल रहा हो और आफ्टर द 20th वीक्स ऑफ गेस्टेशन इनके साइंस सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। अच्छा, अगर तो दिस जो कॉम्प्लिकेशन है, दिस केस विल लेफ्ट अनट्रीटेड, दिस कैन लीड टू severe serious even fatal complications। fatal complications हो सकती हैं for both fetus and mother के लिए लेक्चर चलन basically, दिया है। उसके बाद बेटा द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट होती है प्रीक्लैम्सिया की, वो क्या है कि एज सून एज यू डिलीवर द बेबी, ठीक है। सो द इफेक्टिव ट्रीटमेंट इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जो बच्चे बेटा अभी आए हो आप लोग सुन लो कि प्रीक्लैम्सिया बेसिकली क्या है। हाई ब्लड प्रेशर है, इज अ सीरियस डिसऑर्डर दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है यूजुअली आफ्टर द 20th वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ठीक है। और occurs in women whose blood pressure had been normal। इसके अलावा क्या है कि इसमें बेसिकली अफेक्ट करता है अदर ऑर्गन सिस्टम्स को भी, लाइक लिवर एंड किडनीज, एंड इफ लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड टू सीरियस इवन फेटल कॉम्प्लिकेशंस फॉर बोथ मदर एंड बेबी। और मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है, इज द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एसेंशियल फीचर्स, इसके सिम्टम्स वगैरह क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटरनल हाइपरटेंशन होगी। सिम्टम्स में कभी कभार ये होता है कि समटाइम्स प्रीक्लैम्सिया जो होता है वो डेवलप्स होता है विदाउट एनी सिम्टम्स, ठीक है। विदाउट एनी सिम्टम्स से ही डेवलप हो जाता है। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है उसमें हाई ब्लड प्रेशर इज कॉमनली द फर्स्ट साइन ऑफ प्रीक्लैम्सिया, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर होगा। इसके अलावा अदर्स में हमारे पास एक्सेस प्रोटीन होगी इन यूरिन, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया, abnormal quantities ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। इसके अलावा बेसिकली ये शो करता है किडनी प्रॉब्लम्स को, या इसके अलावा एडिशनल साइंस होंगे किडनी प्रॉब्लम्स के लिए और भी हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर हाई है तो इसके साथ साथ जो और सिम्टम्स होंगे उसमें हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स इससे रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो बहन नेक्स्ट है जरा हमारे माइक पास, क्लोज कर लें अब माइक क्लोज कर नेक्स्ट वन बेटा, नेक्स्ट वन जो होगा वो हमारे पास होगा एडीमा। एडीमा की वजह से बेसिकली बेटा क्या होगा कि एक्सेस वेट गेन होगा। एक्सेस
वेट गेन या फिर सडन वेट गेन होगा एंड स्वेलिंग होगी ड्यू टू द एडिमा, ठीक है। एडिमा की वजह से स्वेलिंग, एक्सेस वेट गेन होगा और सडन होगा बेसिकली ड्यू टू द एक्सेस ऑफ वाटर फ्लूइड, वाटर फ्लूइड ज्यादा होने की वजह से एडिमा होगा, ठीक है। तो ये तो सारे बेटा हमारे पास इसके फीचर्स हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हाई ब्लड प्रेशर होगा। हाई ब्लड प्रेशर कॉमनली द फर्स्ट साइंस ऑफ प्री क्लैम्सिया, ठीक है, फर्स्ट साइन होगा प्री क्लैम्सिया का। इसके अलावा हमारे पास एक्सेस प्रोटीन होगी इन यूरिन में, जिसको हम प्रोटीन यूरिया भी कहते हैं। और इसके अलावा बेसिकली इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल क्वांटिटीज यूरिन की जो प्रोटीन की यूरिन में आ जाती हैं। और इसके अलावा और साइंस होते हैं किडनी प्रॉब्लम्स के, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे पास हेडेक, ब्लरिंग विजन, नौसिया, वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा सडन वेट गेन एंड स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू एडिमा। एडिमा बेसिकली क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर फ्लूइड, और ये ज्यादा अगर आप लोगों को कहाँ मिलेगा, पर्टिकुलरली इन फेस एंड हैंड्स में, ठीक है। तो उसकी वजह से सडन वेट गेन भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं इक्लैम्सिया। तो प्री इक्लैम्सिया कैन ऑफन लीड टू इक्लैम्सिया। इक्लैम्सिया बेसिकली बेटा क्या है, इक्लैम्सिया इज द ऑनसेट ऑफ सीजर्स या फिर कन्वल्जेंस, ठीक है, वन और मोर कन्वल्जेंस इन ए वुमेन विद प्री इक्लैम्सिया। जिनको प्री इक्लैम्सिया होगा तो वो दिस कैन लीड टू इक्लैम्सिया, जिसमें प्री इक्लैम्सिया के साथ अब उसके अंदर कन्वल्जेंस या सीजर्स जो है वो भी आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ऑनसेट ऑफ सीजर्स, वन और मोर कन्वल्जेंस, ठीक है। और बहुत फेटल कॉम्प्लिकेशन होती है इसकी वजह से, मिसकैरेज और मेटरनल डेथ का जो है वो दिस कैन लीड टू मिसकैरेज एंड मेटरनल डेथ, ठीक है। ये तो था बेटा प्री इक्लैम्सिया के फीचर्स और व्हाट इज प्री इक्लैम्सिया और व्हेन विल इट स्टार्ट, ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कॉजेज क्या है प्री इक्लैम्सिया की। कॉज जो होगी प्री इक्लैम्सिया की बेटा, इसमें अनसर्टेन होती है, ठीक है, नॉट क्लियर, बट रिसेंट स्टडीज हैव शोज दैट रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हैज अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड एडिमा, ठीक है। वैसे तो कॉज मोस्टली कॉज जो है वो अनसर्टेन है, लेकिन कुछ स्टडीज शो करती हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो है इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड एडिमा। और है कि कुछ और कॉजेज हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब ब्लड वेसल्स होती है वो डेवलप होती है, तो वो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। अगर देखिए जितना नॉर्मल उनका कैलिबर होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, उसके मुकाबले में वो नैरो होगी, ब्लड वेसल्स नैरो होंगी। और नैरो ब्लड वेसल्स की वजह से क्या होगा कि वो लिमिट्स करेंगे अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि उनमें से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली एक कॉज ये भी हो सकती है कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स होंगी वो नैरो होंगी देन नॉर्मल, और दिस वन कैन बी अफेक्ट द ब्लड फ्लो व्हिच कैन फ्लो थ्रू देम, ठीक है। सो एक कॉज हमने ये पढ़ी, दूसरा हम लोगों ने उसमें पढ़ा। और इक्लैम्सिया में बेसिकली क्या होता है कि जब इक्लैम्सिया डेवलप होता है तो इसमें एक्सटेंसिव प्लेसेंटल इंफार्क्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। और वो किस वजह से बनते हैं, वही जो हमने ब्लड वेसल्स वाली कॉज की बात की कि ब्लड वेसल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगी, नैरो होंगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होंगे कि प्लेसेंटल इंफार्क्ट्स बन जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आ रहा, इस्कीमिया हो गया, इस्कीमिया की वजह से जो टिश्यू डेथ होगी उसको हम इंफार्क्ट्स कहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा कि रिड्यूस द यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, ठीक है, यूट्रोप्लेसेंटल रिड्यूस हो जाएगी। और जब यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से फीटल मैलन्यूट्रिशन हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है अगर डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा, इनएडिक्वेट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होंगी वो बेबी को मिलेंगे, जिसकी वजह से बेबी ग्रोथ जो होगी वो स्लो होगी। और दिस कैन लीड टू फीटल मैलन्यूट्रिशन, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, जिसको हम IUGR भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मिसकैरेज हो सकती है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है, ठीक है। अगर कंडीशन होगी तो यू विल नीड टू डिलीवर अर्ली टू सेव द लाइफ ऑफ द बोथ मदर एंड फीटस, तो इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर हो सकता है। इसके अलावा मिसकैरेज, फीटल बर्थ, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इक्लैम्सिया जब होगा उसके साथ भी होगी। इसके अलावा दीज आर दी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री इक्लैम्सिया, ठीक है। तो बेटा प्री इक्लैम्सिया जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। जो लोग जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं एक बात फिर बता देती हूँ, व्हाट इज प्री इक्लैम्सिया। प्री इक्लैम्सिया बेसिकली इज ए प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन characterized by high blood pressure
और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि डैमेज टू अनदर ऑर्गन सिस्टम भी हो सकता है, और बेसिकली ये स्टार्ट होते हैं आफ्टर 20th वीक ऑफ गेस्टेशन इन वुमेन whose blood pressure had been normal। ठीक है, उन वुमेन्स में स्टार्ट होता है जिनका ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल होगा, डैमेज करेगा अदर ऑर्गन सिस्टम्स को जिसमें लिवर और किडनीज मेन है। इसके अलावा आफ्टर 20th वीक स्टार्ट होता है, और बेसिकली ये जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होती हैं due to decrease increase high blood pressure। ठीक है, अब क्या होगा कि मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है इसकी कि आप एज सुन एज यू डिलीवर द बेबी उसकी डिलीवरी हो जाए, और इसके अलावा लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर अनट्रीटेड रहेगा तो कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस टू मदर एंड बेबी। ठीक है, सिम्टम्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई ब्लड प्रेशर इज कॉमनली द फर्स्ट साइन ऑफ प्रीक्लैम्सिया। अदर्स वन इंक्लूड एक्सेस या फिर abnormal quantities of protein in urine, या इसके अलावा और many signs हो सकते हैं किडनी डिसऑर्डर्स के। हाई ब्लड प्रेशर विल लीड टू हेडेक, ब्लरिंग विजन, नॉजिया, वॉमिटिंग। ठीक है, इसके अलावा सडन वेट गेन हो सकता है ड्यू टू एक्सेस वाटर जो होगी रिटेंशन, जिसको हम एडिमा कह रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सडन वेट गेन एंड स्वेलिंग ड्यू टू एडिमा पर्टिकुलरली इन हैंड्स एंड फेस। ठीक है, इसके अलावा अदर कॉजेज अगर हम देखें तो कॉजेज जो है आप लोगों को जैसे बताया कि कॉजेज जो है वो अनसर्टन है, लेकिन कुछ स्टडीज शो करती हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हैव अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एडिमा। ठीक है, तो उसका रोल हो सकता है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स की पुअर डेवलपमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो सकती हैं, और क्या कहते हैं उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज होगा, और डिक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से मैनी अदर कॉम्प्लिकेशंस विल अकर। Eclampsia is the one of the major complication of preeclampsia. Eclampsia of sears, convulsions in a woman with preeclampsia. Okay? Other complications of preeclampsia include IUGR, malnutrition, fetal miscarriages हो सकती हैं, fetal death हो सकती है। ये सारी की सारी complications होंगी वो preeclampsia और eclampsia दोनों की हो सकती हैं। इसके अलावा इक्लेम्शिया के अंदर अंडरलाइन पैथोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि प्लेसेंटल इन्फार्क्ट्स हो जाते हैं ड्यू टू द जिसकी वजह से क्या होती है कि रिड्यूस यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन होगी। रिड्यूस यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन कैन लीड टू decreased blood flow, inadequate oxygen and nutrient supply to the fetus, which will lead to fetal malnutrition, IUGR। ठीक है, इसके अलावा miscarriages और fetal death और also the complications of pre-eclampsia। ठीक है, ये तो था बेटा pre-eclampsia। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूट्राइन ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब कि यूट्रस की जो प्रोग्रेसिव ग्रोथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कब कब होती है और कैसे होती है। तो इसमें बेसिकली जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका यूट्रस होता है वो पेल्विस में होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होता है वो ग्रो करता है इन साइज में। तो कॉन्सेप्टस बेसिकली क्या है, फीटस प्लस फीटल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो जब वो ग्रो करेगा इन साइज में तो टू अकोमोडेट द ग्रोइंग कॉन्सेप्टस द यूट्रस इंक्रीजेस इन साइज। ठीक है, तो जब यूट्रस इंक्रीज होगा साइज में तो उसका वेट भी होगा, उसके साथ इसकी जो वॉल्स होगी जैसे जैसे यूट्रस इंक्रीज होगा उसकी वॉल्स जो है वो थिन होती जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, द यूट्रस मूव्स आउट ऑफ द पेल्विस। हम लोगों ने पढ़ा नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस जो है पेल्विस में लाई करता है, लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, पेल्विस से बाहर आ जाता है, एंड बाय 20th वीक्स ऑफ gestation it reaches the level of umbilicus। ठीक है, 20th वीक्स पे लेवल ऑफ umbilicus पे आ जाता है। नेक्स्ट बाय 28 टू 30th वीक्स यूट्रस होता है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन तक आ जाता है। एपिगैस्ट्रिक रीजन बेसिकली हम कहते हैं बिटवीन द प्रोसेस ऑफ स्टर्नम एंड द अम्बिलिकस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूट्रस मूव्स आउट ऑफ द पेल्विस, देन बाय द 20th वीक इट विल रीच अप टू द लेवल ऑफ अम्बिलिकस, और उसके बाद बाय 28 टू 30th वीक्स यूट्रस जो होगा वो रीचेस द एपिगैस्ट्रिक रीजन। एपिगैस्ट्रिक रीजन बेसिकली हमने ट्राई द एरिया बिटवीन द sigmoid process of sternum and the umbilicus। ठीक है, उसके बाद ये उसके बाद बेसिकली आगे उन्होंने फर्दर बताया हुआ है कि यूट्रस जो है उसका साइज इंक्रीज क्यों होगा,
largely results from hypertrophy. Basically जो myonutrient है उसमें जो smooth muscles हैं उनकी hypertrophy होगी. Hypertrophy means they are enlarged number of जो उनका size होगा वो increase होगा muscles का enlargement of pre-existing smooth muscle fibers. और इसके अलावा कुछ newly development होगी fibers की उसकी वजह से basically increase जो होता है size of uterus में ये होता है. ठीक है, uterine growth during pregnancy. छोटा सा topic है basically ये एमसीक्यू से हो सकता है इस टाइप के यूट्यूब इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बेटा इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चर का कि इसमें आप लोग देखोगे कि विटरनल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा फिलियल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा जो है आफ्टर बर्थ सून आफ्टर बर्थ जो है वो आप लोगों को कैसे नजर आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेटर्नल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा जो है उसमें आप लोगों को आफ्टर बर्थ जो है वो कैसे नजर आएगा. मेटर्नल सरफेस बेसिकली शो करेगा कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक कॉबल स्टोन अपीयरेंस होगी. मेटर्नल सरफेस की कॉबल स्टोन बेसिकली क्या होता है कि रेज्ड अपीयरेंस होगी कॉबल स्टोन. और ये बेसिकली होती किस वजह से है जो विलस एरियाज हैं या फिर उसको हमने कॉर्टिलेडन्स का नाम दिया है वो बल्ज कर रहे होते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस बाय स्लाइटली बल्जिंग विलस एरियाज और कॉर्टिलेडन्स जो कि एक दूसरे के साथ सेपरेटेड होते हैं बाय द ग्रूव्स दैट वर फॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय प्लेसेंटल सेप्टा. मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ डायग्राम में. बेसिकली maternal surface of placenta क्या नजर आएगा इसमें. The characteristic cobblestone appearance of maternal surface is produced by slightly bulging villus areas or cotyledons which are separated by the grooves that were formerly occupied by the placental septa. अब हम देखते हैं this one is a diagram जिसमें आप लोगों को placental and fetal and the terminal part of the placenta इसमें बेटा दिखाए हुए. आप लोग development of placenta में ये diagram जो है वो देख चुके हो. अगर आप recall करो अपना knowledge तो this one is the fetal part of the placenta which shown in bluish and pink color and the greenish part is the maternal part of the placenta which is known as decidua basalis. ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि maternal surface अब ये जो fetal part है ये completely replace कर देता है maternal part को by the end of fourth month. ठीक है, decidua basalis को completely replace कर देते हैं. fetal part में हमारे पास क्या था. fetal parts में हमारे पास chorionic villi थे, chorionic plate से निकल रहे थे और ये इरोड कर रहे थे मेजर मेटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा को. इरोजन की वजह से क्या हुआ था कि इन्होंने बेसिकली लार्जर एरियाज बन गई थी जिनको हमने इंटरवेलस स्पेसिस कहा था और इन एरियाज को हम कॉटिलेडन्स का नाम भी दिया था. हर कॉटिलेडन्स के अंदर आप लोगों को 2 या 3 स्टेम विलाई और ब्रांचिंग विलस मिलेंगे. अब क्या होता है कि ये कॉटिलेडन्स जो हैं ये कॉटिलेडन्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट है बाय प्लेसेंटल सेप्टा. ठीक है, अब ये कॉटिलेडन्स जो है जो कॉबलस्टोन अपीयरेंस है बेसिकली मेटर्नल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा की आफ्टर बर्थ बेसिकली दिस वन इज ड्यू टू दीस कॉटिलेडन्स. ठीक है, इनकी जो बल्ज ऑफ द विलस एरिया इसके अंदर जो विलाई प्रेजेंट है इनकी बल्जिंग या सिंपली आप कॉटिलेडन्स की बल्जिंग ही कह सकते हो. ठीक है, ये कॉटिलेडन्स रहते हैं बेसिकली बल्ज करते हैं एट द मेटर्नल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा और इनके दरमियान जो सेपरेशन थी बाय द प्लेसेंटल सेप्टा ये बेसिकली शो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स. अब जहाँ पर ये ग्रुप्स के फॉर्म में है. ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीजें आप लोगों को दिखाई हुई है. जस्ट वन दिस इज द मेटर्नल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा जस्ट आफ्टर बर्थ. बाद इसमें आप लोग देख सकते हो रेस्ट एरियाज नजर आ रहे हैं. दिस वन जो कि डॉटेड लाइंस आप लोगों को मेंशन किया हुआ है दीज आर द रेस्ट एरियाज और इन बिटवीन द रेस्ट एरियाज दीज आर द प्रेजेंट are separated from each other by grooves. Basically, these grooves are those which were the placental septa formed by decidua basalis when the maternal and fetal part of the placenta were together. ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप्स क्या है ये प्लेसेंटल सेप्टा से डिराइव हुई हैं जब और प्लेसेंटल सेप्टा क्या था कि कॉटिलेडन्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट करा था जब मैटरनल और फिटल ऑफ पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा जो थे वो टुगेदर थे. ठीक है, अब मैटरनल सरफेस पे आप लोगों को बेटा ये रेस्ट एरियाज मिलेंगे जिनको हम लोगों ने कॉटिलेडन्स का नाम दिया है और आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि हर कॉटिलेडन्स के अंदर आप लोगों को मैनी स्टेम विलाई मिलेंगे और स्टेम विलाई के अंदर ब्रांच विलाई होंगे. ये बेसिकली विलस की जो है वो बल्जिंग आप लोगों को इसमें नजर आएगी. ठीक है, और इनके दरमियान में जो
डिप्रेशन होंगे, दिस वर कॉल्ड ग्रूव्स, ठीक है। तो ये दो चीजें आप लोगों को सॉरी मिटरनल सर्फेस ऑफ प्लेसेंटा में नजर आएंगी जस्ट आफ्टर द बर्थ। अच्छा, अब क्या होता है कि सरफेस जो होती है कॉटिलेडन्स मैंने आप लोगों को दिखाया है, कवर्ड होती है बाय थिन ग्रेइश शेड्स ऑफ डिसिडुआ बेसालस, ठीक है। डिसिडुआ बेसालस के शेड्स होते हैं उससे कवर होती है, और ये सेपरेटेड होती है फ्रॉम द यूट्राइन वॉल व्हेन द प्लेसेंटा वाज एक्सट्रूडेड, ठीक है। जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है, बाहर निकालते हैं, तो उस वक्त ये सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द यूट्राइन वॉल से। मोस्टली क्या होता है कि डिस्टिड्यूआ जो होता है वो टेम्पोरेरीली रिटेन होता है इन द यूट्रस, और वो कब शेड होता है, आफ्टर द डिलीवरी विद द यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है। डिलीवरी के बाद जो यूट्राइन ब्लीडिंग होती है उसके साथ जो है कि ऐसा ऐसा शेड होता जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द हम देखते हैं, ये हमने मेटर्नल सरफेस देखते हैं जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम ये बेसिकली पढ़ तो रहे हैं what will be the importance of this examination of maternal surface and fetal surface के हम आफ्टर बर्थ maternal surface की जो एरियाज देखते हैं, और उसके बाद fetal surface में देखेंगे कि वो हमें कैसे क्लियरली नजर आएगा और इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे। बेसिकली व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। तो एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा, और ये बेसिकली आप एग्जामिन जो होते हैं प्लेसेंटा को प्रीनेटली भी कर सकते हो, प्रीनेटली यानी बिफोर बर्थ जो है आप कैसे कर सकते हो, बाय अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी से, या फिर एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से, ठीक है। और पोस्टनेटली यानी आफ्टर बर्थ टेस्ट बाय ग्रॉस, जैसे कि अभी जो आप लोगों को पिक्चर दिखाई है आफ्टर डिलीवरी जब प्लेसेंटा बाहर आता है तो उसकी ग्रॉस इंस्पेक्शन से आप लोग देख सकते हो। और इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक स्टडी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी की वजह से भी आप ये सारे एग्जामिन कर सकते हो। तो बेसिकली what is the importance of this examination? It will provide clinical information about, तो क्या इम्पोर्टेंस है कि बेसिकली इट विल प्रोवाइड क्लिनिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेज ऑफ आईयूजीआर की कॉजेज का इससे पता चल सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटल डिस्फंक्शन, फिटल डेथ एंड न्यूनेटल इलनेस, ठीक है। ये सारी कॉजेज जो है एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा से जो है आप लोग पता चला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा प्लेसेंटल स्टडीज जो होती हैं कैन आल्सो डिटरमिन whether the expelled placenta is complete। अभी कभी कभार क्या होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं वो प्लेसेंटा जब आफ्टर डिलीवरी, जब प्लेसेंटा बाहर डिलीवरी के बाद आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब आप प्लेसेंटा डिलीवर करते हो तो आपको प्लेसेंटा के एग्जामिन करना इसलिए भी जरूरी है कि आप ये देख सकोगे कि प्लेसेंटा कम्प्लीटली एक्सपेल्ड हुआ है कि नहीं, कि उसका कभी कभार क्या होता है कि उसका कुछ पार्ट जो होता है वो रिटेन कर जाता है विद इन द यूट्रस, ठीक है। तो रिटेंशन जो होती है वो उसके पोस्टमार्टम बहुत सिवियर जो होती है वो कॉम्प्लिकेशन होती है, उसकी वजह से आफ्टर जो है वो सिवियर हैमरेज, पोस्टमार्टम हैमरेज हो सकती है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज ये भी प्लेसेंटा स्टडीज जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप ये देख सको कि वेदर द प्लेसेंटा इज एक्सपेल्ड प्लेसेंटा इज कंप्लीट और नॉट, ठीक है। और अगर कभी कोई प्लेसेंटा रिटेन अंदर रह जाता है तो उस प्लेसेंटा को हम बेसिकली क्या कहते हैं, एक्सेसरी प्लेसेंटा, ठीक है, रिटेंशन ऑफ ए कॉटिलेडन। तो एक्सेसरी प्लेसेंटा बेसिकली क्या होता है कि उसमें कोई उसका प्लेसेंटा का कोई पार्ट या कोई कॉटिलेडन से कोई लोब जो है वो रह जाती है, ठीक है। तो रिटेंशन ऑफ ए कॉटिलेडन जो जिसको हम लोगों ने एक्सेसरी प्लेसेंटा का नाम दिया है इन द यूट्रस के कॉज, और वो आगे पोस्टमार्टम जो है वो सिवियर हेमरेज कॉज करेगा, ठीक है। तो हम लोग जरा डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज एक्सेसरी प्लेसेंटा। एक्सेसरी प्लेसेंटा बेटा कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा प्लेसेंटा जो होता है वो बन जाता है, जो कि सेपरेट होता है फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा से, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह भी ले सकते हो, अ कंडीशन इन विच वन और मोर एक्सेसरी lobes develop in the membranes, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द मेन प्लेसेंटल बॉडी, ठीक है। मेन प्लेसेंटल बॉडी के अलावा कुछ एक या दो एक्सेसरी लोब्स जो होती है वो डेवलप हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोब जो होती है बेसिकली स्मॉलर होती है, मच स्मॉलर होती है देन दी लार्जेस्ट जो मेन प्लेसेंटल बॉडी होती है, ठीक है। और दो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं इन दोनों प्लेसेंटा के दरमियान, एक तो मेन प्लेसेंटा, दूसरा जो एक्सेसरी है बिटवीन द लोब्स इन सच प्लेसेंटा, वो टॉर्न हो सकती हैं, कैन बी टॉर्न ड्यूरिंग डिलीवरी। और एक्स्ट्रा, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा प्लेसेंटा है, जो एक्स्ट्रा लोब है जिसको हम एक्सेसरी प्लेसेंटा का नाम दे रहे हैं, कैन बी रिटेन, ठीक है, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द प्लेसेंटा हैज बीन डिलीवर्ड। तो बेसिकली रिटेंशन की क्या कॉज हो सकती है कि जो मेम्ब्रेन जो कि बिटवीन द मेन प्लेसेंटा एंड द एक्सेसरी प्लेसेंटा के दरमियान है, वो ड्यूरिंग डिलीवरी जो होती है वो टॉर्न हो जाती हैं,
टॉर्न होने की वजह से क्या होता है कि मेन जो बॉडी होती है प्लेसेंटा की वो तो डिलीवर हो जाती है, लेकिन जो एक्सेसरी पार्ट होता है प्लेसेंटा का वो वहीं रिटेन रह जाता है, ठीक है। और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि उसकी वजह से सिवियर पोस्टमार्टम ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। ये तो थी बेटा एक्सेसरी प्लेसेंटा की आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल मैंने बताई। दिस वन शोज डायग्राम शोज द एक्सेसरी प्लेसेंटा। दिस वन दिस होल जो है शोज द मेन प्लेसेंटा, ठीक है, मेन प्लेसेंटा। और ये जो है ये एक्सेसरी लोड या फिर कॉटिलेडन आप कह सकते हो, ये अलग से बनती है, ठीक है। और दिस वन विल शो द एक्सेसरी प्लेसेंटा, ठीक है। और ये एक्सेसरी प्लेसेंटा आप लोग देख सकते हो कि मेन प्लेसेंटा से स्मॉल इन साइज है। और इनके दरमियान हम इसकी बात कर रहे थे कि ये क्यों रिटेन रह जाता है, क्योंकि इनके दरमियान जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि एक दूसरे के साथ इसको अटैच करी बेसिकली, ये ड्यूरिंग डिलीवरी जो होती है वो टॉर्न हो जाती है। और टॉर्न होने की वजह से ये वाला पार्ट जो होता है वो रिटेन रह जाता है इन द यूट्रस। और उसकी वजह से जो है पोस्टमार्टम ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। फुल टर्म प्लेसेंटा एंड एन एक्सेसिव प्लेसेंटा। Cystic placenta basically developed from a patch of chorionic villi that persisted a short distance from the main placenta, ठीक है। मेन प्लेसेंटा से शॉर्ट डिस्टेंस अवे जो है वो परसिस्ट करता है। ये तो बेटा हमने बात की कि एग्जामिनेशन जो है प्लेसेंटा की बिफोर बर्थ या आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि IUGR ये इसका की कॉजेज होंगी तो उसकी वजह से प्लेसेंटा का साइज इफेक्ट हो सकता है, उसके अंदर जो होगी वो उसका स्ट्रक्चर में फर्क इफेक्ट हो सकता है। तो उसकी वजह से प्रीनेटली भी आप उसको डायग्नोज कर सकते हो बाय अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर MRI। और अगर पोस्ट नेटली जो है वो थ्रू क्रॉस इंस्पेक्शन या फिर माइक्रोस्कोपिक स्टडी की वजह से, ठीक है। तो उसमें मेन एक चीज़ है कि एक्सेसिव प्लेसेंटा जो है उसका भी आप पता चला सकते हो। एक्सेसिव प्लेसेंटा जो है वो एक स्मॉलेस्ट प्लेसेंटा होता है फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा, और वो यूजुअली रिटेन कर जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द मेन प्लेसेंटा ड्यू टू द rupture of the membranes between them, ठीक है। और then this will cause severe postpartum hemorrhage. Next one बेटा आप लोग देखो, what is the fetal surface of placenta? fetal surface of placenta आप लोगों को कैसे नजर आएगी? बेसिकली fetal surface of placenta आप लोग कैसे रिकग्नाइज करोगे कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो यूजुअली अटैच होती है टू द fetal surface of placenta, ठीक है। तो बहुत आसान है कि इसको एक जो मेटल सरफेस है उसमें आप लोगों को कॉटिलेडन्स और बीच में ग्रूव्स नजर आएंगी, जबकि फीटल सरफेस जो होगी वो बेसिकली उस पर प्लेसेंटा अटैच होगा। और प्लेसेंटा किस जगह पे अटैच होगा? टू द फीटल सरफेस के नियर द सेंटर में या फिर नियर द सेंटर अटैच होगा, ठीक है। सो द अम्बिलिकल कॉर्ड यूजुअली अटैचेस टू द फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा एंड और उसकी एपिथेलियम जो होगी वो कंटिन्यूस होगी विद द एमनियन जो कि एडहेयर करी होगी फीटल सरफेस को। अब एमनियन बेसिकली द आउटर मोस्ट कवरिंग है, फीटल मेम्ब्रेन है, तो बेसिकली ये अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर भी होकर इसके अलावा फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा को भी एडहेयर करी होगी। तो ये दोनों की जो कवरिंग है एपिथेलियम है अम्बिलिकल कॉर्ड की भी और फीटल सरफेस के भी जो एमनियन है वो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। फीटल सरफेस जो होगी फ्रेशली डिलीवर्ड प्लेसेंटा की वो आप लोगों को कैसी नजर आएगी? स्मूथ शाइनी होगी बिकॉज इट इज कवर्ड बाय एमनियन। एमनियन की कवर होने की वजह से स्मूथ होगी, शाइनी होगी, क्योंकि एमनियन जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो ट्रांसपेरेंट एमनियन की वजह से आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से जो वेसल्स हैं जो कि इन द chorionic villi will change into chorionic vessels, वो रेडिएट करती हुई टू एंड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड जो होंगी वो क्लियरली विजिबल होंगी थ्रू द ट्रांसपेरेंट एमनियन, ठीक है। इसके अलावा अम्बिलिकल वेसल्स जो होती हैं बेसिकली वही बताया हुआ है कि जो आप लोगों ने मैटरनल फीटल सर्कुलेशन पढ़ी थी कुछ अम्बिलिकल कॉर्ड तक अम्बिलिकल आर्टरीज जैसे ही एंटर होती हैं कोरियोनिक प्लेट में और बिफोर एंटरिंग द कोरियोनिक विलस दे विल चेंज इनटू डिवाइड इनटू कोरियोनिक वेसल्स, और जो कि एंटर होती है कोरियोनिक विलाय में और वहाँ पर जाके ये बेसिकली आर्टीरियल कैपिलरी वेनस सिस्टम बनाती हैं which जो कि आप लोग पढ़ चुके थे इस बेसिक मेजर साइट फॉर द exchange of substances through the placental membrane between the maternal and fetal blood, ठीक है। This one is the this diagram will show the आपको fetal surface of placenta दिखा रहे हैं और इसमें basically clearly आप लोग देख सकते हो अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि नियर और जस्ट सेंटर में the center जो होती है वो अटैच होती है at the fetal surface of placenta। इसके अलावा fetal अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेसल्स रन कर रही हैं और अम्बिलिकल वेसल्स जैसे ही लीव करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड को तो ये बेसिकली डिवाइड हो जाएंगे इनटू द कोरियोनिक वेसल्स
और ये कोरियोनिक वेसल्स जो है वो बिफोर ये एंटरिंग द विलस ये कोरियोनिक वेसल्स में चेंज होंगे। कोरियोनिक वेसल्स जो है इधर उधर रेडिएटिंग टू फॉर्म कोरियोनिक वेसल्स जो है आप लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा इसके ऊपर आप लोगों को थिन सी कवरिंग नजर आएगी। बेसिकली दिस वन विल बी द एमनियन जो कि ट्रांसपेरेंट है, और इसके ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप लोगों को अंडरलाइन अच्छा तो एक तो इसमें आप लोगों को कोरियोनिक वेसल्स रेडिएट करती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, टू एंड फ्रॉम द अम्बिलिकस। इसके अलावा आप लोगों को एमनियन जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आप लोगों को जो वेसल्स हैं वो क्लियरली नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो है बेटा इसमें और क्या चीज़ बताई कि आप लोगों के कोरियोनिक वेसल्स जो हैं वो एंटर होंगे कोरियोनिक विलाई में, चेंज होंगे इनटू द कैपिलरीज, आर्टिक्यूल कैपिलरी वीनस नेटवर्क बनाएंगे और बेसिकली वहाँ पर एक्सचेंज होगा। ठीक है, और ये जो फिटल सरफेस जो होती है वो फ्रेशली डिलीवर्ड प्लेसेंटा की आप लोगों को शाइनी नजर आएगी, स्मूथ होगी, ग्रेश इन अपीयरेंस होगी। और शाइनी क्यों होगी? ड्यू टू द कवरिंग ऑफ एमनियन। और इसके अलावा इसमें आप लोगों को क्लियरली कोरियोनिक वेसल्स जो है वो रिफ्लेक्ट करती नजर आएगी। ठीक है, तो दिस इज दी प्लेसेंटा ऑफ सॉरी फिटल ऑफ प्लेसेंटा। अच्छा, तो बेटा हम लोगों ने देखी दोनों मेटर्नल सरफेस भी और फिटल सरफेस भी, और इनके इंपॉर्टेंस को हम इनको एग्जामिन को देखते हैं। ठीक है, मेटर्नल सरफेस में जस्ट योर रेपुटेशन आप लोग को मैं बता देती हूँ। तो मेटर्नल सरफेस में बेसिकली आप लोगों को कॉन्टिलेडन्स नजर आएंगे, रेस एरियाज नजर आएंगे, कॉबल स्टोन्स अपीयरेंस होगी basically surface of placenta की due to the raised cotyledons or which are secreted by the roots, और these roots were formerly जो थे were called the placental septa। ठीक है, और उसके बाद बेसिकली जो है fetal surface वो आपको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि वो अटैच होती है तो fetal surface of placenta। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड से आर्टरीज जो होती है वो रेडिएट करती हुई नजर आती है टू एंड फ्रॉम द अम्बिलिकल कॉर्ड, और कोरियोनिक आर्टरीज जो होंगी, वेसल्स जो होंगी वो क्लियरली आपको विजिबल होंगी। fetal surface होगी वो स्मूथ होगी, शाइनी होगी, ग्रेश होगी ड्यू टू द ट्रांसपेरेंट एमनियन, और ड्यू टू दिस ट्रांसपेरेंट एमनियन जो होंगे वो आप लोगों को वेसल्स जो होंगे वो अंडरलाइन क्लियरली विजिबल होंगी। ठीक है, और इम्पोर्टेंस का हम लोगों ने देखा कि इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है। एक्सेसिव प्लेसेंटा हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिकली कभी कभार एक स्मॉलेस्ट जो होता है वो कोरियोनिक विलस कोरियोनिक कॉटिलेडन्स होता है, एक वन और मोर लोब्स होते हैं वो एक्सेस प्रेजेंट होते हैं अदर देन द मेन प्लेसेंटा डेवलप हो जाते हैं बेसिकली, और दिस इज नोन एज एक्सेसिव प्लेसेंटा। और जब डिलीवर्ड होता है प्लेसेंटा तो मेन प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, और ड्यू टू द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट बिटवीन देम वो रप्चर हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी, और इसकी वजह से एक्सेसिव प्लेसेंटा जो होता है वो रिटेन हो जाता है इन द यूट्रस, और दिस विल लीड टू पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, ये तो हम लोगों ने दोनों की सर्फेसेस उनकी सिग्निफिकेंस कर दी। ठीक है, नेक्स्ट बेटा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। ठीक है, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज में बेसिकली आप लोगों ने इसमें क्या देखना है कि प्लेसेंटा जो है वो अच्छा प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज में बेटा जो है इसमें हम देखते हैं कि कभी कभार जब प्लेसेंटा जो होता है वो उसकी एबनॉर्मेलिटीज क्यों हो जाती हैं। हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज है। सबसे पहले प्लेसेंटा एक्ट्रीटा है, प्लेसेंटा परक्रीटा, प्लेसेंटा प्रीविया, ये सारी प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज है। अब होता क्या है कि जो कोरियोनिक विलाई जो है वो एडहियर होते हैं, नॉर्मली क्या होता है वो एडहियर होते हैं टू द एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम को इरोड करके मायोमेट्रियम तक नहीं जाते, एंडोमेट्रियम को इरोड करते हैं, उसके स्ट्रोमा पे पहुंचते हैं, मेटर्नल वेसल्स को वो इरोड करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, अगर क्या होता है कि एबनॉर्मल एडेनस होगी कोरियोनिक विलाई की टू द मायोमेट्रियम, नॉर्मली दे विल प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियम, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल एडेनस हो जाएगी कोरियोनिक विलाई की टू द मायोमेट्रियम, अगर वो एबनॉर्मली मायोमेट्रियम को एडहेयर कर लेंगे, एंडोमेट्रियम को क्रॉस करके मायोमेट्रियम तक पहुंचाएंगे, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा। ठीक है, तो प्लेसेंटा एक्रीटा बेसिकली क्या है? When the placenta implants too deeply all the way to the actual muscle of the uterine wall। ठीक है,
तो इसको हम प्लेसेंटा एक्वीटा कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल एडहेरेंस होती है कोरियोनिक विलाई की टू द मायोमीडियम। और ये बेसिकली कब होता है, व्हेन द प्लेसेंटा ग्रोज टू डीपली इन द यूट्राइन वॉल, ठीक है, यूट्राइन वॉल में। और ये बेसिकली एक्चुअल जो लेयर होती है मायोमीडियम की मसल वॉल वहां तक पहुंच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्लेसेंटा परक्रीटा। इसमें क्या होता है कि व्हेन कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट द फुल थिकनेस ऑफ द मायोमीडियम, जब कोरियोनिक विलाई जो है वो फुल थिकनेस होगी मायोमीडियम को उसको पेनिट्रेट करके या फिर पेरीमीडियम तक भी चले जाते हैं। और इसके अलावा और टू और थ्रू द पेरीमीडियम, और पेरीमीडियम से बाहर पेरिटोनियल कवरिंग, और इसके बाहर जो अटैचेस टू द अदर ऑर्गन ऑर्गन तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। सो दिस एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड प्लेसेंटा परक्रीटा। प्लेसेंटा एक्टिटा में तो हमने पढ़ा कि ये मायोमीडियम को इन्वेट कर रहे हैं कोरियोनिक विलाई, लेकिन जब ये थ्रू द फुल थिकनेस ऑफ मायोमीडियम तक पहुंच जाएंगे, यानी कि पूरी मस्कुलर वॉल ऑफ द यूट्रस को पेनिट्रेट करेंगे, इसके साथ साथ पेरीमीडियम को भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अटैचेस टू अनदर ऑर्गन, यानी आउटर टू द पेरिटोनियल कवरिंग अटैचेस टू अदर ऑर्गन जो है उसको भी करके कर सकते हैं। तो इसको हम प्लेसेंटा परक्रीटा का नाम देंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस होती हैं, इसके जो मेजर साइन क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग होती है, इज द कॉमन प्रेजेंटिंग साइंस ऑफ दीज प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज। और कुछ मोस्टली क्या होता है कि वुमेन्स विद प्लेसेंटा एक्रीटा, जिसमें सिर्फ उन्होंने मायोमीडियम को एडहेयर किया था, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसीज होती हैं और लेबर भी नॉर्मल होता है, ठीक है। लेकिन जब आफ्टर बर्थ प्लेसेंटा जो होगा वो उसको जब आप सेपरेट करेंगे तो वो फेल्स टू सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, और जब आप उसको ज़्यादा फोर्सली सेपरेट करोगे, अटेम्प्ट करोगे टू रिमूव इट, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हैमरेज होगी, और वो हैमरेज होगी वो फिर बेसिकली डिफिकल्ट टू कंट्रोल होगी, ठीक है। दो कंडीशन हमने पढ़ी हैं, प्लेसेंटा एक्रीटा जो कि बेसिकली एबनॉर्मल अडेयरेंस होगी कोरियोनिक विलाई टू द मायोमीडियम। नेक्स्ट वन विल बी द प्लेसेंटा परक्रीटा, जिसमें कोरियोनिक विलाई पेनिट्रेट कर जाएंगे फुल थिकनेस ऑफ द मायोमीडियम और थ्रू द पेरीमीडियम, ठीक है, और अटैच कर जाएंगे टू अनदर ऑर्गन, और इस एबनॉर्मलिटी को हम परक्रीटा कहेंगे, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग कॉमन प्रेजेंटिंग साइन होगा, मोस्टली वुमेन विद प्लेसेंटा एक्रीटा विल अंडरगो नॉर्मल प्रेगनेंसीज एंड लेबर्स। और जब आफ्टर द बर्थ जब प्लेसेंटा जो होगा वो फेल्स टू सेपरेट होगा फ्रॉम द यूट्राइन वॉल एंड अटेम्प्ट्स टू रिमूव इट मे कॉज हैमरेज दैट विल बी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ठीक है। अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट abnormality है प्लेसेंटा की, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया बेसिकली क्या होता है कि बेटा व्हेन द प्लेसमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज टू क्लोज टू और ब्लॉक्स द सर्विक्स, ठीक है। जब प्लेसेंटा जो होगा वो सर्विक्स के इतने क्लोज एडहियर होगा कि वो ब्लॉक कर देगा सर्विक्स को, इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, when the blastocyst implants close to or overlying the internal os यानी कि cervix को हम बेसिकली कह रहे हैं। so when the blastocyst implant close to or overlying the internal os of the uterus, this abnormality is called the placenta previa। और इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा पार्शली या फिर कम्प्लीटली जो होता है वो सर्विस को कवर कर लेता है, जो कि बेसिकली ओपनिंग है यूट्रस की, ठीक है, यानी कि उसने पूरी बर्थ नाल को जो है वो ब्लॉक कर दिया है। तो इस केस में प्रेजेंटिंग साइन क्या होगा कि लेट प्रेगनेंसी ब्लीडिंग में रिजल्ट फ्रॉम दिस प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटी। और इसमें जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती क्योंकि पूरी जो बर्थ कैनाल है वो ब्लॉक है। The fetus has to be delivered by C-section, cesarean section, when the placenta completely obstruct the internal uterine os, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग ऑफ द प्लेसेंटा इज इनवैल्यूएबल फॉर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ दीज प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज। अच्छा, ये डायग्राम बेटा शो की भी आप लोगों को डिफरेंट जो प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज हमने पढ़ी है। सबसे पहले हमने प्लेसेंटा एक्रीटा पढ़ी है, दिस इज द एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम को इरोड करता हुआ ये मायोमेट्रियम तक पहुंच गया, ठीक है। मायोमेट्रियम को भी इसमें अध्ययन होने शुरू हुई है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा एक्रीटा कहेंगे। दिस वन इज द प्लेसेंटा परक्रीटा, जो कि इसमें क्या होगा थ्रू आउट द फुल थिकनेस ऑफ मायोमेट्रियम जो है वो प्लेसेंटा जो है वो पहुंच गया, कोरियोनिक विलाई जो है वो एडहेयर कर रही है। और इसके अलावा ये दिस वन इज द पेरीमीडियम, ठीक है। तो पेरीमीडियम तक भी जा सकता है और इसके बाहर जो ऑर्गन्स पड़े होंगे इनको भी इरोड कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सीवियर फॉर्म जो होगी। और दिस इज द लास्ट कंडीशन व्हिच वी हैव डिस्कस, प्लेसेंटा प्रीविया। इसको हम लो लाइन प्लेसेंटा भी कहते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये दिस वन इज द सर्विक्स,
तो ये सर्विक्स जो है इसका जो बेसिकली यूट्रस के इंटरनल ऑर्स भी हम कहते हैं, तो इसको पार्शली या फिर कम्प्लीटली कवर कर देते हैं। तो प्लेसेंटा बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, इस जगह में इम्प्लांट होता है, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्स को पार्शली या कम्प्लीटली ब्लॉक कर देता है और ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है सर्विक्स को, और इसमें जो है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। तो सी सेक्शन जो होगा वो इसका जो होगा वो डिलीवरी ऑफ द बेबी इज थ्रू द सी सेक्शन। ठीक है, उसके इन दोनों में लास्ट जो होगी थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग जो होगी वो कॉमन प्रेजेंटिंग साइन होगी, और अल्ट्रासाउंड बेसिकली जो डायग्नोसिस है वो इतनी क्लियर नहीं होती। तो थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग जो होगा एक तो इसका साइन होगा, और दूसरा इसमें क्या होगा कि जब प्लेसेंटा आफ्टर डिलीवरी रिमूव करोगे तो उसकी रिमूवल जो होगी वो नहीं होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग जो होगी वो अनकंट्रोलेबल होगी। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी लेट जो ब्लीडिंग है वो कॉमन साइन है प्लेसेंटा प्रीविया, और इसमें जो होगी वो डिलीवरी होगी थ्रू सी सेक्शन। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास प्लेसेंटल कॉमन प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा हम लोग देखेंगे, इसमें हमारे पास है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा की हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली है क्या, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर एंड फीटस आर कनेक्टेड बाय प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, पढ़ चुके हो आप लोग बार बार, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर और फीटस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं थ्रू प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली क्या करता है, अलाउ करता है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम द डेवलपिंग बेबी। और अटैचमेंट जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, जो नॉर्मल अटैचमेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की टू द प्लेसेंटा, वो कहाँ पर होती है, इज यूजुअली नियर द सेंटर ऑफ फीटल सरफेस। जो कि हम लोग पहले देखा है फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा में आप लोगों ने अम्बिलिकल कॉर्ड की अटैचमेंट देखी है। तो बेसिकली जो नॉर्मल अटैचमेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की टू द प्लेसेंटा इज यूजुअली नियर द सेंटर ऑफ द फीटल सरफेस। ये डायग्राम आप लोगों को दोबारा दिखाई है, बेसिकली इसमें अटैचमेंट आप लोगों को शो करवाई है इन द एट द सेंटर या फिर नियर टू द सेंटर ऑफ फीटल सरफेस जो होगी, अगर अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगी तो ये इसकी नॉर्मल जो होगी वो अटैचमेंट होगी। अब क्या होता है कि कभी कभार abnormal अम्बिलिकल कॉर्ड जो होगी वो इंसर्शन हो जाती है। सो रेयरली द अम्बिलिकल कॉर्ड डज नॉट अटैच और इंसर्ट इन द प्रॉपर लोकेशन। ठीक है, प्रॉपर लोकेशन क्या है, इन द सेंटर और नियर टू द सेंटर ऑफ फीटल सरफेस। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड डज नॉट अटैच और इंसर्ट इन द प्रॉपर लोकेशन। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, नंबर वन इज दी बैटल डोर प्लेसेंटा। बैटल डोर प्लेसेंटा बेसिकली इसमें क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो इंसर्ट होती है एट और नियर द प्लेसेंटल मार्जिन। ठीक है, प्लेसेंटल मार्जिन पे इंसर्ट होती है रादर देन इन द सेंटर। सेंटर के बजाय प्लेसेंटल मार्जिन पे अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो इंसर्ट होती है, इसी वजह से हम इसको मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन भी कहते हैं। ठीक है, पेटल डोर प्लेसेंटा को हम मार्जिनल कॉर्ड इंसर्शन भी कहते हैं, और इसकी वजह से बेसिकली क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, मे लीड टू प्रीटर्म लेबर हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, और आईयूजीआर कॉज कर सकता है। ठीक है, दिस डायग्राम शो द बैटल डोर प्लेसेंटा। इसमें आप लोग देख सकते हो कि एट द मार्जिन ऑफ जो है प्लेसेंटा के वहाँ पर जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है। ठीक है, जो अदर कंडीशन है उसको हम कहते हैं फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड। जैसे बेसिकली क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होती ही नहीं है, बेसिकली ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स है उसके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, द अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड to the fetal membrane, इसको हम कहते हैं filamentous insertion of the cord। The cord is attached to the membrane or to the placenta। ठीक है, अब वो इसके कॉर्ड जो है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होकर उसके जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके साथ अटैच है। अब क्या होता है कि जब जो मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच है तो अम्बिलिकल कॉर्ड से जो अम्बिलिकल वेसल्स हैं वो कॉर्ड से लीव करती हैं और रन करती है बिटवीन द मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स कौन सी है, आउटर वन इज द एमनियन एंड दी जो इनर वन है वो कोरियन है। तो एमनियन और कोरियन के दरमियान में जो वेसल्स होंगे अम्बिलिकल वेसल्स की जो कि लीड करेंगी कॉर्ड को रन करेंगी और बिफोर स्प्रेडिंग ओवर द प्लेसेंटा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वेसल्स होंगे और इजीली टॉर्न इन दिस लोकेशन, तो इनके ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो टॉर्न हो सकते हैं इस लोकेशन में, स्पेशली तब व्हेन दे क्रॉस ओवर द इंफीरियर यूट्राइन सेगमेंट, स्पेशली व्हेन दीस वेसल्स क्रॉस ओवर द इंफीरियर यूट्राइन सेगमेंट, और इस कंडीशन को हम कहते हैं वेसा प्रीविया। ठीक है,
So beta, what is vasa previa? Vasa previa basically is a condition in which fetal blood vessels cross or run near the internal opening of the uterus. ठीक है, और these vessels are at risk of fracture when the sporting membranes, जब जो sporting membranes होंगी वो रप्चर होंगी तो इनका भी चांसेस होगा कि रप्चर हो जाएंगे बिकॉज एज आर नॉट सपोर्टेड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड या फिर प्लेसेंटल टिश्यू. ठीक है, बेसिकली ये रन करिए बिटवीन द मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो इनको मेजर सपोर्ट जो है अम्बिलिकल कॉर्ड को प्लेसेंटल टिश्यू नहीं मिल रही. तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये वेसल जो मेम्ब्रेन्स रप्चर होंगी तो और इनका जो रिस्क हो जाता है. ठीक है, और इस कंडीशन को हम नियर सीवियर ब्लड लॉस व्हेन बॉर्न. ठीक है, तो उस वक्त जो है वो सीवियर ब्लड लॉस हो सकता है इसमें फीटस का. सो बेटा हम लोगों ने इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड की हमने नॉर्मल इंसर्शन देखी, वो एट द फीटल सरफेस में नियर और एट द सेंटर ऑफ द फीटल सरफेस होती है. और अगर रेयरली अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे इंसर्ट नहीं होता तो उनमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है. हमारे पास एक लाइटर डोर प्लेसेंटा होता है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो इंसर्ट होती है नियर द मार्जिन ऑफ द प्लेसेंटा, एंड द अदर कंडीशन विल द फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड. और फिलामेंटस इंसर्शन ऑफ द कॉर्ड में क्या होता है कि अटैचमेंट होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की. दिस इज अम्बिलिकल कॉर्ड और ये अटैच होती है टू द फीटल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, ये फीटल मेम्ब्रेन्स दिखाई हुई है और ये बेसिकली दिस वन इज द ओरिजिनल प्लेसेंटा. डॉटेड लाइन से आप लोगों को मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा शो किया गया और मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा से पहले ये सारी क्या है, मेम्ब्रेन्स हैं. ठीक है, सो ओरिजिनल प्लेसेंटा ये है और अम्बिलिकल कॉर्ड जाए इस जगह पर जब कोई नियर द सेंटर पे अटैच होने के बजाय फिटल मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होती है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड से वेसल्स लीक करी है तो वो बेसिकली रन करती है बिटवीन द एमनियन एंड द कॉर्नियन. तो ठीक है, और जब डिलीवरी के वक्त मेम्ब्रेन्स रप्चर होती है तो इनमें रिस्क ज़्यादा होता है कि ये मेम्ब्रेन्स के रप्चर के साथ जो है ये रप्चर हो सकती है स्पेशली when the blood vessels cross or when near the internal opening of the uterus. ठीक है, so in this condition these vessels are at risk of rupture when the sporting membranes rupture. Okay, they are not supported by the umbilical cord or placental tissue. इस condition को हम vasa previa का नाम देते हैं. ठीक है, अच्छा, डॉप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी. डॉप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हम यूज करते हैं फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ द पोजीशन structural abnormalities of the umbilical cord and its source vessels as well as blood flow. ठीक है, डॉप्लर अल्ट्रासोनोग्राफी umbilical cord की हम क्यों करते हैं, फॉर द प्रीनेटल डायग्नोसिस ऑफ पोजीशन, उसकी चेक करने के लिए structural abnormalities of the umbilical cord, इसके साथ साथ उसके vessels as well as blood flow. ठीक है, अब हम पहले देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है यूजुअली 1 to 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है और लेंथ इसकी तकरीबन एवरेज 55 सेंटीमीटर होती है. अब एक्सेसिवली लॉन्ग और शॉर्ट कॉर्ड्स जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं लेकिन ये अनकॉमन होती हैं. एक और चीज़ है कोलैप्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड. इसमें क्या होता है कि अगर तो लॉन्ग कॉर्ड्स होती हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ जो है वो 55 सेंटीमीटर इन एवरेज है, लेकिन लॉन्ग कॉर्ड्स अगर होंगी तो लॉन्ग कॉर्ड्स जो होंगी बेसिकली हैव अ टेंडेंसी टू कोलैप्स. कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो ड्रॉप कर जाती है. ठीक है, या फिर और इसके अलावा और जो कॉइल अराउंड द फीटस, जितनी लंबी कॉर्ड होगी तो वो फीटस के अराउंड जो है वो कॉइल कर जाएगी. ठीक है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कोलैप्स बेसिकली इज ए कॉम्प्लिकेशन दैट अकर्स बिफोर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. इसमें क्या होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप्स थ्रू द ओपन सर्विक्स इनटू द विजाइना अहेड ऑफ द बेबी. बेबी से पहले अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप कर जाती है. दिस द कॉर्ड कैन देन बिकम्स और ट्रैप्ड अगेंस्ट द बेबीज बॉडी ड्यूरिंग डिलीवरी. ठीक है, तो लॉन्ग कॉर्ड्स जो है उसकी टेंडेंसी होती है टू प्रोलैप्स और टू कॉइल अराउंड द फीटस. इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ प्रोलैप्स ऑफ द कॉर्ड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द कॉर्ड में बी कॉम्प्रेस्ड. ठीक है, और ये हमें इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि
इसमें क्या होता है कि कॉर्ड जो होती है वो कंप्रेस हो सकती है बिटवीन द प्रेजेंटिंग बॉडी पार्ट ऑफ द फीटस एंड द मदर्स बॉनी पेल्विस। जब बेबी डिलीवर हो रहा होता है तो उस वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉर्ड है वो प्रोलैप्स तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर वो प्रोलैप्स होगी तो वो कंप्रेस हो जाएगी बिटवीन द फीटस एंड द मदर्स बॉनी पेल्विस, और जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो जाहिर बात है सप्लाई जो होगी वो फीटस को नहीं मिलेगी, कॉजिंग फीटल हाइपोक्सिया और एनोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया एनोक्सिया, बेसिकली एनोक्सिया में क्या होगा कि एब्सेंस हो जाएगी टोटल ऑक्सीजन सप्लाई की, और हाइपोक्सिया में डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है वो मिलेगी। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, और इफ द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन परसिस्ट फॉर मोर देन 5 मिनट्स, और ये डेफिशिएंसी अगर 5 मिनट से ज़्यादा रही तो यूनिट ब्रेन जो होगा वो डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट कॉर्ड देखें, अ वेरी शॉर्ट कॉर्ड में कॉज प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम वॉल ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कॉर्ड होगी तो वो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो पहले ही सेपरेट हो सकती है प्लेसेंटा से। ठीक है, ये तो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर कुछ लॉन्ग कॉर्ड्स होंगे और शॉर्ट कॉर्ड्स होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा। अब हम देखते हैं कि कॉन्टेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर बेसिकली दो आर्टरीज होती हैं, umbilical arteries which will carry deoxygenated blood। ठीक है, और one vein होगी, large vein which is known as umbilical vein which carry highly rich oxygenated blood। ठीक है, और ये दोनों जो होंगे सराउंडेड होंगे बाई, इनके दरमियान में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। दिस पिंक लाइन, पिंक कलर बेसिकली शोज द कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन दी umbilical vessels, और दिस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज वाटन जेली। इसको हम म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वाटन जेली। आप लोग ये हिस्टोलॉजी में पढ़ चुके हो म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू वाटन जेली क्या है, और बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट्स करता है ब्लड इनसाइड। ठीक है, ये तो नॉर्मल कंटेंट्स होंगे। अच्छा, अब क्या होता है कि अम्बिलिकल वेसल्स जो होती है वो लॉन्गर होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के मुकाबले में, तो उसकी ट्विस्टिंग और बेंडिंग जो होती है वो कॉमन होती है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये ट्विस्ट भी हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है, और बेसिकली दे फ्रीक्वेंटली फॉर्म लूप्स, फॉल्स नॉट्स बना सकती हैं जिनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। हाउएवर इन अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द प्रेगनेंसीज में ट्रू नॉट्स जो होती हैं वो अम्बिलिकल कॉर्ड में बन जाती हैं, और ट्रू नॉट्स बेसिकली टाइट हो जाती हैं और फिटल डेथ कॉज कर सकती हैं ड्यू टू एनोक्सिया। ठीक है, दिस पिक्चर विल शो द ट्रू नॉट्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अच्छा, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि नॉट्स ड्यूरिंग लेबर, जो नॉट्स बनती है ड्यूरिंग लेबर एज अ रिजल्ट ऑफ फिटस पासिंग थ्रू अ लूप इन द कॉर्ड। ठीक है, सिंपल लूपिंग ऑफ द कॉर्ड अराउंड द फिटस भी हो सकती है, कहीं नहीं होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अराउंड द एंकल। और अगर ये कॉइल जो होगी टाइट होगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो होगी वो एंकल को अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से कभी कभार क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 1/5 ऑफ डिलीवरीज में कॉर्ड जो होती है मेडिकल कॉर्ड वो लूजली अराउंड द नेक ऑफ द फीटस जो होती है वो लूप कर रही होती है, और बेसिकली इसका कोई इंक्रीज फीटल रिस्क नहीं होता। लेकिन और इसको हम इसको जो अराउंड द नेक जो होती है मेटल कॉर्ड प्रेजेंट होती है इसको हम मेटल कॉर्ड का नाम भी देते हैं। और बेसिकली इसकी क्या कॉजेज होती है कि अगर तो फीटल की मूवमेंट है उसकी वजह से, दूसरे नंबर पे अम्बिलिकल कॉर्ड हो तो वो अराउंड द नेक जो है वो लूप बनाती है। इसके अलावा एक्सेस अमनियोटिक फ्लूइड की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, अब लास्ट बेटा हम लोग देखते हैं अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वेलोसिमेट्री। बेसिकली क्या होता है कि एज gestation and trophoblast invasion of vesicular vitalis progress, तो corresponding increase in diastolic flow velocity in the umbilical cord जो होगा umbilical arteries में होगा। अब डॉपलर वेलोसिमेट्री ऑफ द यूट्रोप्लेसेंटल एंड fetoplacental circulation जो हम करते हैं बेसिकली इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी सच एज, इसमें आईयूजी होती है, fetal distress descending from fetal hypoxia and asphyxia। ठीक है, umbilical artery doppler ultrasound बेसिकली हम यूज करते हैं सर्वेलेंस ऑफ fetal well-being in the third trimester of pregnancy। ठीक है, और abnormal umbilical artery doppler basically is a marker of placental insufficiency, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी, and consequent IUGR या फिर suspected preeclampsia भी हो सकता है। For example, there is a statistically significant association between IUGR and abnormally increased resistance in umbilical artery। ठीक है, अब क्या होता है कि एक कंडीशन होती है एब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी, एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 in 100 यूनिट्स में क्या होता है कि हम यूजुअली 2 आर्टरी से प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है ओनली 1 अम्बिलिकल आर्टरी इज प्रेजेंट, और कंडीशन दैट में बी एसोसिएटेड विद क्रोमोसोमल और fetal abnormalities। और अगर एब्सेंस होगी अम्बिलिकल आर्टरी की तो वो अकम्पनीड होगी बाय
15 to 20% इंसिडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स इन फीटस। इसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स हो सकते हैं 15 to 20% फीटसेस में। इसके अलावा एब्सेंस ऑफ आर्टरी किस वजह से हो सकती है? फ्रॉम आइदर एजेनेसिस यानी कि उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, या फिर डीजनरेट हो गया वन ऑफ द टू अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। और सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी एंड द डिफेक्ट एसोसिएटेड विद इट कैन बी डिटेक्टेड। और ये सब चीज़ें जो है वो हम अल्ट्रासोनोग्राफी से बिफोर बर्थ डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को अम्बिलिकल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन दिखाया हुआ है और इसमें आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आप लोगों को दिस वन इज द अम्बिलिकल वेन और ये एक अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो आप लोगों को नजर आ रही है इंस्टेड ऑफ टू व्हिच इज नॉर्मली प्रेजेंट, ठीक है। बेटा ये तो था आज का आप लोगों का लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ आई आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने प्लेसेंटा की एब्नॉर्मलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनल और फीटल सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट कैसे नजर आते हैं वो हम प्लेसेंटा को एग्जामिन करते हैं। इसको आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज एक्टिका प्लेसेंटा प्लीजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में डिफरेंस क्या कंडीशन है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अम्बिलिकल कॉर्ड का नॉर्मल इंसर्शन और नॉर्मल इंसर्शन होगी तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। और नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड के कॉन्टेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं इस टॉपिक पे हमने कवर की हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर हम इसी चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।